अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, उसको सॉल्व आउट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया है और चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अभी जो ये हाफ एक्सरसाइज रह गई है क्वेश्चन नंबर 5 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, वो 16 सेंटीमीटर डीप है यानी कि गहरा है। ज़मीन से नीचे तक अगर हम जाए तो वो हाइट बनती है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, उसने डायग्राम बना के हमें बताया हुआ है। और 20 सेंटीमीटर ये उसकी बेस आ जाएगी। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। अब देखें, अब हमारे पास जो है वो स्टेयर अंडर द प्लैंक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उन्होंने एक जो है ना नक्शा हमें दे दिया है एक प्लैंक का। अब ये देखें हमारे पास ये इसकी जो हाइट है ये 16 है और इसकी ये जो हमारे पास बेस आ रही है 20 सेंटीमीटर। और इसके अंदर ये एक जो ये रेक्टेंगुलर बन रहा है ना हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर का है ये वाला। और इसका ये जो हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोई बनाते हैं एक हमारे पास वो क्या बनता है, रेक्टेंगल। टू द पॉइंट बात ये है कि अभी हमने यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है और एक्स भी किसका, ये जो ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है इसका। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे सारी बनाई हुई थी, यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये 16 और 20 को मिला के और एक ये एक्स और 8 को मिला के। ठीक है, ये 5 नहीं 8 है। ठीक हो गया। एक ये देखें ना x और 8 वाली ये डायग्राम बन रही है हमारे पास, यहाँ पे आ जाते हैं। एक ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई ऐसे करके और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे देखें x/20 आ गया और 8/16 आ गया। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमने इनको इक्वल नहीं रखा, हमने इनके रेशियोज को एक दूसरे के इक्वल रखा है कि बेस का रेशियो बेस के साथ लिया हमने और हाइट का रेशियो हाइट के साथ लिया। ये छोटी जो डायग्राम थी हमारी ये जो इसके अंदर बन रही है ये इसकी हाइट हमारे पास 8 है और ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसकी हाइट हमारे पास 16 है। तो हमने 8/16 इनको अब एक दूसरे के साथ रेशियो निकाला इनका। ठीक है, और इसी तरह हमने बेस का भी लिया है। ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है इसकी बेस हमारे पास x है और ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसकी बेस हमारे पास 20 है। तो हमने x/20 रखा क्योंकि इन दोनों की जो रेशियोज है उनको हमने एक दूसरे के इक्वल रखा है। तो रेशियो तभी आएगी ना कि इसकी भी बेस ली जाए और इसकी भी बेस ली जाए, इसकी भी हाइट ली जाए और इसकी भी हाइट ली जाए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x यहीं पे लिखा रहने दिया हमने, ये 20 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। ये देखें 8 1 8 8 2 16, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 20 आ गया। 21 20 ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप। 2 1 2 2 10 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। क्लियर हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो अंदर रेक्टेंगल बन रहा था इसकी ये अगर ये 8 है तो ये वाली कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। क्लियर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टाल कास्ट अ शेडो ऑफ एक मैन है उसका वो इतने मीटर टाल है और इतने मीटर जो है उसका शेडो बन रहा है इन लेंथ इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट आ 3 मीटर शेडो। अगर इसी टाइम जो एक टेलीफोन है उसका शेडो जो है वो 3 मीटर का बन रहा है तो फाइंड द हाइट ऑफ द पूल। तो एक जो पूल है हमने उसकी हाइट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन समझने वाला है। ये दो ट्रायंगल हमारे पास बनी है जो दो स्टेटमेंट को लेकर। एक स्टेटमेंट की जो हाइट है यहाँ पर वो 1.8 है और उसका जो शेडो मीन ग्राउंड वाली वैल्यू होती है ना, ग्राउंड वाली वैल्यू हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करती है और इसकी ये वैल्यू आ गई। दूसरा जो टेलीफोन था उसका शेडो जो था वो 3 मीटर लॉन्ग बना है। अब हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब दो बिल्कुल डायग्राम हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसकी बेस लेंगे तो इसकी बेस का हम इसकी बेस के साथ रेशियो निकाल लेंगे, इसकी हाइट लेंगे तो इसकी हाइट का इसकी हाइट के साथ जो है वो हम रेशियो निकाल लेंगे। अब क्योंकि इनका ABCD है हमारे पास तो हमने क्या किया, ये मैंने अपने पास से ही डायग्राम बनाई थी क्योंकि ये बुक में हमारे पास गिवन नहीं है। ये आज बुक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम्स नहीं है। अब ये डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। अब देखें पहली डायग्राम ली हमने, उसमें मैंने A B C 3 वैल्यूज लेट की। अब उसकी जो हाइट है वो हमने 1.8 यहाँ हाइट पे रखा परपेंडिकुलर की साइड पे और जो शेडो है उसको मैंने यहाँ बेस वाली साइड पे रखा। क्लियर। इस तरह मैंने दूसरी डायग्राम बनाई जिसको मैंने DEF का नाम दिया। ठीक है, और उसके जो शेडो है ये उसको बेस का नाम दिया और यहाँ पर लास्ट पे लिखा हुआ है फाइंड द
हाइट ऑफ द पूल। तो पूल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैंने इसको हाइट के इक्वल रख दिया कि ये हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। समझ आएगी, डायग्राम बना के अब हमने समझ भी ली है। अब क्योंकि दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में ही एंगल जो है वो एक 90 का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों के रेशियोज को जो है हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया। बेस इसकी जगह ये जो बेस है, अब हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो इसकी हाइट को इसकी हाइट के साथ रेशियो ले लेंगे, और ये क्योंकि x ऊपर आ जाएगा और 1.8 नीचे आ जाएगा, उसी तरह इसकी बेस भी अब ऊपर आएगी और इसकी बेस जो नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरह दोनों की रेशियोज को एक दूसरे के ऊपर हमने डिवाइड कर लिया। जो है बी सी ई एफ डिवाइडेड बाई बी सी, ये लिखा हुआ है ई एफ डिवाइडेड बाई बी सी, और डी ई डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, बेस को बेस के साथ, हाइट को हाइट के साथ। अब इनकी जब इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, अब सिंपली x यहीं पे रहेगा, 1.8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5.4। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 5.4। अब 5.4 को 0.76 के साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें, वन स्टेप आपके पास आंसर आ जाएगा 7.1 मीटर लॉन्ग। तो हमारे पास जो इसकी हाइट आई है, ये जो पूल की हाइट होगी वो क्या होगी? 7.1 मीटर लॉन्ग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन के अंदर ही बनी हुई मिली हुई है। ठीक है, इसकी एक हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना, अब ट्राइंगल, एक बड़ी ट्राइंगल बनाई है 90 के एंगल से। ठीक हो गया, 90 के एंगल से ट्राइंगल बनी है, और उसकी ये जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी जो बेस है वो जी है हमारे पास, और उसकी ये जो परपेंडिकुलर है ना, अब यहाँ पर इसकी 2 साइड्स होगी हैं। अब इसका हाफ कर दिया गया, इसके हाफ से एक ये ट्रायंगल अलहदा बना लें और एक ट्रायंगल अलहदा बना लें, यानी कि 2 ट्रायंगल्स को इकट्ठा जोड़ दिया हुआ है। ये 2 हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। अब ये 2 ट्रायंगल है, इनको लेते हुए हमने जो है आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया वी हैव 3 राइट एंगल्स BAD AC। अब देखो 3 यहाँ से ट्रायंगल बनती है, वो कैसे 3 बन रही हैं ये देखिए। एक तो ये सारी बड़ी बन रही है, दूसरी एक ये हाफ और एक ये हाफ, मिला के कितनी होगी? 3। अब एक हमारे पास बन रही है BAD की, एक हमारे पास बन रही है ACB की, और दूसरी है AC और D की। ठीक हो गया, ये सारा क्वेश्चन में बताया था। अब अगली जो बात है क्वेश्चन की वो ये है कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम और टू ऑल। ठीक है, अब उन्होंने सबके अंदर जो है आपने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन था, अब इसको आगे हमने सोल्व करना है। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ने हमने अब खुद से हम सोल्व करें कि इन तीनों में जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। क्यों किया? सबसे पहले मैंने ACD वाली जो ट्रायंगल है ना वो ली। अब उसकी हमारे पास 3 साइड बना लेते हैं। कैसे थी ACD? हाँ, ऐसे वाली ट्रायंगल है हमारे पास ACD। ये जो ट्रायंगल का हाफ ऊपर वाला हिस्सा बना था ना, ये A है, ये C है और ये D है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ले लेंगे AD वाली साइड, फिर AC और फिर से आ जाएगा CD। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में होता है हमारे पास C² इक्वल A² प्लस B², शॉर्ट फॉर्म में अगर हम फार्मूला याद करें तो। अब उसके बाद ये जो AD वाली वैल्यू है ये हमारे पास 10 है। उसके बाद AC हमारे पास नीचे Y लिखा हुआ है, और CD की वैल्यू हमारे पास 6 है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, ये देखिए, ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 है, और ये Y है। ये ABCD मैंने इसको खुद से नाम जो दिया है ना, इसको समझने के लिए, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसका सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम ऐड किया। पाइथागोरस थ्योरम में ये इसका Y² आ गया, इसका 6² आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का होता है 100। 36 इधर प्लस क्या, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 36 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें Y चाहिए था, Y² नहीं चाहिए था, तो दोनों तरफ जो है वो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। Y का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके Y आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास? 8। तो ये Y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो होल डायग्राम थी, अब इसमें हमने Y फाइंड आउट कर लिया, और क्या आया? Y हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब अगली डायग्राम पे जाते हैं। अब मैंने लिया है ACB, ट्राइंगल ACB का पार्ट। ठीक है, अब ट्राइंगल ACB में हमने ACB, अब जो ट्राइंगल का बाकी का हिस्सा है ना, अब ये A है, ये C है और ये B है। अब ट्राइंगल का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसमें YXZ लिखा हुआ है, इसको अब हमने फाइंड आउट करना है, और इनमें से हमारे पास सिर्फ Y की वैल्यू अभी आई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने ACB वाली ट्राइंगल लिख ली। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, AB² इक्वल AC² प्लस BC²। ठीक है, अब ये क्योंकि ये Z था, ये Y है, और ये हमारे पास BC हमारे पास X है। सॉरी, यहाँ पे मैंने Z लिख दिया हुआ है। BC की वैल्यू हमारे पास X है। ये देखे ना, हमने इसको BC रखा है ना, ये वाला, ये B और ये C रखा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? X।
अब जी का स्केयर हमारे पास जी स्केयर आ गया, वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है क्योंकि वो क्या थी, वाई स्केयर की वैल्यू। ये देखें वाई की वैल्यू 8 है लेकिन वाई स्केयर की वैल्यू क्या है 64। तो यहाँ पे क्योंकि हमने वाई स्केयर की वैल्यू पुट करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे 64 लिखा और एक्स स्केयर नहीं है तो वो वैसे ही लिखा रहने दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, हमारे पास इक्वेशन है। वैल्यू कब होती है, जब यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होता है। अब दो वेरिएबल आ रहे हैं तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बना ली। अब क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू इसका आंसर आएगा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर आगे हम सोल्व कर लेंगे। अब जो लास्ट पे वैल्यू रहेगी है ना बी ए डी की, पूरी होल जो पूरी है हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ना पूरी होल, इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी वही फिथागोरस थ्योरम ऐड करेंगे। बी डी का आंसर क्या आया हमारे पास, बी डी हमारे पास कहाँ से आएगी, बी डी ये है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। अब बी डी पूरी ये इन दोनों वैल्यू को प्लस करके बन रहा है तो 6 + x हमने यहाँ पे लिखा है, समझ आया। बी डी पे मैंने 6 + x कहाँ से लिखा, ये पूरी वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ए बी है तो ए बी हमारे पास ये था, ए बी इसका क्या था जी, और उसके बाद आ जाएगा ए डी, तो ए डी ये है, ये डी है ना हमारे पास, तो इसका क्या है 10, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे पुट कर दी। अब जी का जो है यहाँ कहाँ गए हम, ये आ गए। अब इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया a + b होल स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, 6 का स्केयर आ जाएगा 36, x का स्केयर आ गया x स्केयर, 2 फॉर्मूले का आ गया और ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। क्लियर, ये c स्केयर वैसे लिखा रहने दिया क्योंकि जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 10 का आ गया 100, ठीक है। 10 का स्केयर क्या होता है 100। उसी तरह अब यहाँ पे आ जाते हैं 36 + x स्केयर, 2 6 = 12 आ गया, 2 6 = 12 और ये आ गया हमारे पास 7 x आ गया। अब ये देखो यहाँ पे z था तो इस z जहाँ पे मैंने 64 + x स्केयर कहाँ से लिखा, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है इक्वेशन 1 की, ये नजर आई। z स्केयर किसके इक्वल है 64 + x स्केयर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 साथ वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें जी, ये आ गया x स्केयर और ये आ गया x स्केयर। हमें पता है ना इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यू अगर सेम है तो वो वहीं पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो x स्केयर जो है वो x स्केयर से कैंसिल हो गया। अब पीछे यहाँ पर बचा 12x के 12x इक्वल 100 में 64 प्लस किया तो आ गया 164 और ये 36 इधर प्लस किया इधर आके माइनस हो गया। 164 में 36 माइनस करें तो आ गया 128। अब हमें जस्ट x चाहिए ना, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जो है हमने कैंसिल करना है। 12 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 32/3 हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये भी ठीक है और मज़ीद अब इसको जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो इस तरह से 32 अंदर रखें, 3 बाहर, 3 10 ज़ा 30 और नीचे 2 बचेगा, ठीक है। और ये 2 जो बचता है इसको हमने ऊपर लिखना होता है, जिसका जो आंसर आया होता है उसको साइड पे और जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो सबसे नीचे। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास सोल्व नहीं हुआ। इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब यही x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम g की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 4 पार्ट्स हैं लेकिन है बहुत आसान, बार बार हम वही तो कर रहे हैं, फिथागोरस थ्योरम ही तो पुट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे x था तो x यहाँ पे 32/3 लिखना है, ठीक है। ये लास्ट पे जो आंसर आया ना, अगर ये लिखेंगे तो इसको भी दोबारा आपको इस शक्ल में लेके आके सोल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट आप यही लिखें इसका आंसर जब आप पुट करेंगे। तो अब 32 का स्केयर होता है हमारे पास 10 24 और 3 का स्केयर होता है 9। अब 9 हम नीचे कॉमन ले लेंगे, तो जब नीचे कॉमन लेंगे तो इसके नीचे तो 1 था, तो हम 9 का टेबल 64 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। एलसीएम लेना आता है ना आपको, तो हम ऐसे ही करते हैं, जो वैल्यू नहीं होती उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 566 आ गया इसका आंसर, ये वैसे ही है, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 1600 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जी स्केयर आ रहा था ना तो हमें तो जस्ट जी चाहिए, तो इसलिए दोनों साइड पे क्या ले लिया स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से कैंसिल, पीछे जी बच गया। 1600 का जो स्केयर रूट है वो होता है हमारे पास 40। कैलकुलेटर से फाइंड करें, स्केयर रूट लिखें और साथ 1600 लिखें, आपके पास 40 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ आप 40 का स्केयर लिखें, 9 का स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये हमारे पास जी का आंसर आ गया। इसको आगे हम मिस फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक पे ये आंसर है। तो आप सिंपली क्या करें, 40 को ऐसे अंदर रखें, 3 को बाहर, इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 13 × 1/3 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की भी जो डायग्राम है ना, ये बुक पे नहीं बनी हुई, जस्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को देखते हुए हमने डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखा हुआ, उन्होंने लिखा ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ABCD। अब हमने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जो है वो ड्रा करना है ABCD का, जिसके चारों कोनों का नाम क्या होगा
ABCD। क्लियर। अब ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, मीन्स टू से कि ए बी अगर नीचे है तो बिल्कुल उसके पैरेलल, बिल्कुल उसके सामने आपके पास क्या होगा, सी डी होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि ये वाली वैल्यू इसकी लाइन ज़्यादा लंबी आएगी और इसकी लाइन छोटी आएगी? तो आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है और मेजरमेंट एंगल ए बी जो है वो ग्रेटर देन है सी डी से, इसकी तरफ फेस ओपन है तो मतलब ग्रेटर देन है, तो ए बी की लाइन जो है वो बड़ी आएगी सी डी से। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने कहा है। फिर उन्होंने कहा है ड्रा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। अब देखो ए सी और बी डी के जो डायगोनल्स है हमने ड्रा कर लिए, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया। इंटरसेक्टिंग एट ए जो कि इंटरसेक्टिंग एट ई जो कि एक दूसरे को कहाँ पे मैच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। समझ आ गई? स्टेटमेंट को देखते हुए हमने अपनी डायग्राम बनानी है। देन उन्होंने कहा है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई। अब कौन सी ट्राइंगल बनी, ट्राइंगल ए बी और ई, ये एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास, ये वाली। देन उन्होंने कहा इज सिमिलर टू सी डी ई। ये डायग्राम किसके सिमिलर हो, ये वाले सी डी ई के। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के, अपने सामने वाले ट्राइंगल के क्या हो, सिमिलर हो। इफ मेजरमेंट एंगल ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, अगर ए बी जो है ये क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर है और सी डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। ये दे ऊपर वाली लाइन सी डी की है, ये 4 आ जाएगी और ए बी हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ए ई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ए ई ये जो है ना, ए से ई तक का सफ़र ये जो है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सी ई, ये आगे वाली जो लाइन है ना ये फाइंड आउट करनी है हमने। ये पीछे हमारे पास 3 है, ये आगे हमने बताना है कि अभी ये हमारे पास कितना है। समझ आ गया? और उसके साथ हमने ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रूव भी करना है एज इट इज़। तो इसकी ज़रा जो है वो कैलकुलेशन कम है और इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ से आंसर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले जो है हमने जो डायग्राम बनाई है, अब उस डायग्राम में हमने स्टेटमेंट को देखते हुए साइड डायग्राम बनाई है ना, इस तरह से। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ई था हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ रहा था, उसी के साथ ये 4 सेंटीमीटर और ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इससे पहले हमने इन सारी चीज़ों को प्रूव करना है जो हमने बनाई है कि क्या ये एज इट इज़ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी पैरेलल सी डी और ए डी जो है वो इक्वल टू बी सी है। जो हमें चीज़ें मालूम है ना, ये हमें इतना तो जो है स्टेटमेंट में ही हमें पता था कि ए डी जो है, ए डी किसके इक्वल है, ये बी सी के। ये दो लाइनें भी इक्वल हैं और ये दोनों ऊपर नीचे वाली दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमने कहा ये कि एसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि ये भी हमें पता था कि ए बी जो है वो बड़ा है सी डी से। और उसके बाद डायगोनल्स हमने ड्रा किए थे कि ए सी और बी डी के, ये भी हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था, उसको हमने क्या रखा, ई रखा। अब हमने ये सारा जो है अब ये लिख लें कि यहाँ ये हमने वो लिखा है जो हमें मालूम है। ठीक है, जो चीज़ें हमें पता है वो हमने वो लिखी। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये गिवन डाटा है हमारे पास, ये गिवन डाटा आ गया सारा स्टेटमेंट से लेकर लिखा। यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने चीज़ फाइंड क्या करनी है। तो हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई और सी डी एफ जो एफ कह रही हूँ, ई इक्वल हों, सिमिलर हों। और उसके बाद जो है सिंस, अब ये देखें दो अगर लाइनें, ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये क्या होंगे, इनके एंगल्स इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इनके एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ये बात हमें पता थी पहले ही। अब दो ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी, तो हमने कह दी वो एक दूसरे के इक्वल है, इक्वेशन 1 बना ली इसको। फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स और इक्वल्स, और इनके जो दूसरे ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी हमने कह दिया वो भी इक्वल है, तो इनको दोनों को हमने इक्वेशन 2 में भी इक्वल रख दिया। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिंस 2 पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, कि अगर दो पेयर ऑफ एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो क्या ट्राइंगल सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक को देखते हुए हमने बताना है क्राइटेरिया, कि ये जो क्राइटेरिया होगा हमारे पास एंगल्स का सिमिलर होने का वो क्या होगा। तब हमने कहा दो ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं क्योंकि उन दोनों के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अब एंगल्स इक्वल कैसे हुए, डायग्राम पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन हमने लगाई डी से बी तक की, ये जो लाइन है इसमें यहाँ पे जो एंगल है वही सेम एंगल यहाँ पे होगा ना। आप देखिए हमारे पास डी होता है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, तो जब उसको ऐसे कट आउट किया जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर भी दोबारा डी बनेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डी एंगल आ रहा है ना वो यहाँ पे है,
और जो यहाँ पे आ रहा है वो इधर है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना ये सारा, कि इस तरफ अगर इस तरफ कह लें कि ये ए वाली साइड है और इधर ए वाली साइड ये है, इधर जो एक एंगल है वो इस साइड पे ए का एंगल होगा, इधर जो बी का एंगल है वो इस साइड पे बी का एंगल होगा, और ये दो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ए टू ए, बी टू बी, जो कि इक्वल है। और यही मैंने चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको बताई हैं कि एंगल ऑफ ए बी ई और सी डी ई दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं और इक्वल लाइंस के एंगल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसी को देखते हुए हमने दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनको सिमिलर रखा। सिमिलर रखने के बाद अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, इनकी सिमिलर रेशो जो है वो एक दूसरे के इक्वल रखनी है। यहाँ पे ए बी की ली तो यहाँ पे हमने ए ई की ली, सॉरी ए बी है तो हम सी डी लेंगे, ए बी और सी डी, ये डायग्राम पे आए हम। ये देखो नीचे वाली अगर हमने लाइन ली ना ए बी सी, अब इसका रेशो किससे लेंगे, डी सी से, ठीक है। और फिर हमने ए ई लिया है तो इसका रेशो किसके साथ लेंगे, ई सी से। ये देखें ए टू ई, ई टू सी, सेम सेम चीज़ों का जो है हमने रेशो ले लिया। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू 8 थी, सी डी की वैल्यू 4 थी, ए ई की वैल्यू 3 थी, और ई सी हमारे पास नहीं था जो कि हमने फाइंड करना था। तो ई सी हमें पता है, अब जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने एक्स के इक्वल रख लिया, ठीक है। अच्छा, जिसके आप एक्स लिख लिया, अब यहाँ पे देखें एक्स जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा 8x और यहाँ पे आ गया 4 3 ज़ा 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो 8x इक्वल 12 आ गया। अब हमें x चाहिए, 8 जो है अगेन इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के टेबल से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो 2 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। डायरेक्ट कैलकुलेटर्स पे डिवाइड करें 12 को 8 पे, फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास हो गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन भी नहीं था, वही जो उन्होंने बुक पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिया उसी को आगे हमने जो है प्रूव करके लिखा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है रेगुलर डॉडेकाहेड्रन हैज इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट इफ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डॉडेकाहेड्रन इज 72 मीटर सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल। अब हम बेटा ये जो डॉट का गन है ना, ये एक ऐसी साइड्स होती है जिसमें एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें 12 साइड्स होती हैं, ठीक है। और रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड जो साइड्स हैं ना वो एक जितनी हैं, तो मतलब जितना एक का एंगल है, जितनी एक की साइड है उतनी ही बाकी जो हमारे पास लेंथ्स होंगी वो होंगी, ठीक है। अब ये देखिए नीचे मैंने सोल पार्ट में लिखा भी हुआ है कि 12 साइड इज पॉलीगॉन साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, ठीक है। उसकी साइड्स और एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए यही पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो इसकी पॉलीगॉन की साइड्स हैं वो हमारे पास 12 साइड्स हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब P जो था हमारे पास, इसका जो पैरामीटर वो था 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी वन साइड जो है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास नहीं है तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने रख दिया, क्योंकि ये 12 साइड्स गिवन था ना। अब 12 साइड को हमने इक्वल रख दिया 72 सेंटीमीटर के। अब 72 सेंटीमीटर करने के बाद अब हमें एक्स चाहिए, एक्स इधर ही रहने दिया, 12 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज्ड बाय 1। अब ये डिक्रीज कितना हुआ है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि 1/√2 टाइम जो है ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये इतने टाइम डिक्रीज हुआ ना। अब इसको जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं और अब हमने यहाँ पर एक्स जो है कंप्लीमेंट फाइंड करना है। पहले हमने एक्स फाइंड कर लिया, वो 6 सेंटीमीटर आया। अब हमने एक्स कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो आंसर आया ना इसको ही मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/√2 के साथ, ठीक है। अब जब हम √2 के साथ इसको, अब देखो 6 की जो है ना शेप मैंने ले दी, 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, 2 3 आएगा ना, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो इसको 2 की शक्ल में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे √2 था तो हम चाह रहे थे ये कैंसिल हो जाए। अब सिंपली देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सारी चीज़ें हमने 6 को जो है पहले 2 इसलिए बनाया ताकि हम जो है √2 नीचे वाली वैल्यू का जो है √2 वो ख़त्म कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने सिंपली यहाँ पर ये जो 2 था ना इसको इसके, अब हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, होप सो क्या समझ आ जाए। हमारे पास होता है 2 का √, इस तरह से 2 टाइम हो और उसके ऊपर √, हो, ठीक है। तो इसका स्केयर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, सिंपल 2 बचता है। तो अब इसी सिंपल 2 को अगर हम ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। अब ये जो सिंगल 2 था इसको मैंने 2 टाइम, चाहे 2 के ऊपर स्क्वायर लिख लो, चाहे उसके साथ 2 टाइम स्क्वायर रूट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इस 2 को, सिंपल 2 को स्क्वायर रूट बनाने के लिए मैंने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ऐड कर दिया। ये सिंगल स्क्वायर रूट से कैंसिल, और पीछे ये जो बचा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 9.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।